हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो का यूथ वाली जो बुक है जीएस का, उसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इस पर। इसके बाद और हम हिंदी का जो यूथ वाली है उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो 26 और 27 जून को वीडियो का पेपर है, तो जीएस और हिंदी का जो यूथ वाली बुक है उसको हम कंप्लीट इस चैनल पर कराएंगे। जो आज इसमें सब्जेक्ट है आज हिस्ट्री का, उसमें आज प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे। जो पहला चैप्टर आज है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। जो इसमें पहला क्वेश्चन आज है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो है आपका ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस भाग या इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। इसमें कौन सा है? तो वो है आपका लोथल। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भगोवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1955 से लेकर 60 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्व भाग में 223 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा एक 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा प्रश्न इसमें, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल मतलब नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो वह थे मोम लोपी ढलाई कास्टिंग के लिए। इसमें जो आंसर होगा आपका है डी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जो है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लिपि ढलाई लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका है, 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा गया था। वो थे आपकी हिंदवी। ऑप्शन बी सही है। 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द मतलब हिंदू का प्रयोग किया गया था। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? तो वो थे आपका गाय। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मुहरें वर्गाकार, त्रिकोणी तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। इस पर बैल, गैड़ा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक था, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो है आपका धौलावीरा। ऑप्शन डी सही है। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीर कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित
द्वीप मतलब खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एक व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग भी है, जिसे क्या कहते हैं, पूर्व की संज्ञा दी गई है। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर कहा गया है। अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? वो है आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पतन घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुटे हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहां तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्त थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? वो है आपका माउंट या माउंड ऑफ द डेड। ऑप्शन बी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला होता है। ये भी पूछा एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वह आपका, जैसे इसमें देख लीजिए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये तो सही है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था, ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करता था, ये भी गलत है। सिंधु लोग कुत्तों, बल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये भी गलत है। इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। मोहनजोदड़ो एक अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों की रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पूरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम यही के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया था। हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी। गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में और कपास, खजूर और तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल है। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रोकने के लिए या रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने का प्रमाण नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो किए थे आपका यश राव। ऑप्शन सी सही है। लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में
सरगोवल नामक ग्राम में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955 तथा 1960 के मध्य S.R. राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई थी। यहाँ के नगर दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग, गढ़ी तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, गोदीवाड़ा धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो था सुरकोटदा। ऑप्शन डी सही है। सुरकोटडा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़ों की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि या कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु मृद मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर है आपका वैदिक सभ्यता। इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो है आपका बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन सी सही है। गन्ना पर्यवेक्षक में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। उपनयन संस्कार या संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाने जाते हैं। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण या संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रय में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत तो बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में से अनिवार्य कर दिया गया। सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन आपका है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यह यज्ञ तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ क्या है? तो सत्य की सदैव विजय होती है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो आपका कहलाते हैं ब्राह्मण। ऑप्शन बी सही है। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग है जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक जो है आपका, आरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन वोस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद, उपनिषद शब्द जो है ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उपनिषद संयोजक से बना है। उपनिकट निह सिद्धा शब्द बैठना, अतः उपनिषद शब्द का अर्थ है हुआ शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्त के लिए सिद्धा पूर्वक परम तत्व का गुण उपदेश सुनने के लिए बैठना है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? वो आपका है उपनिषद। ऑप्शन डी सही है। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। यह वैदिक वाग्मय के अभिन्न भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। यह संस्कृत के से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दार्शनिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद मतलब सिर-ए-अकबर के नाम से भी जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक
महत्ता का वर्णन है, तो यह आपका इंद्र का ऑप्शन बी सही है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को हेतु होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र को वृत्तासुर, हत्ता मतलब पुरभित, पुरंदर, सोमापा, मधवान आदि नामों से उद्घोषित किया गया है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना संभवतः सप्त संधो प्रदेश में हुई। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता का आरंभ 6000 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि याकाबी 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर का मत है कि ऋक सीताओं का काल जो है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? वो आपका है ऑप्शन डी सही है। मतलब अर्थशास्त्र में भी आता है, न्याय मीमांसा भी आता है और मनुस्मृति में भी आता है। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों के अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। 19 है आपका, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ क्या है? तो आपका यजुर्वेद, ऑप्शन डी सही है। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद में पंचवीस ब्राह्मण तांडव जैमिनी है। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? वो आपका सावित्री, ऑप्शन डी सही है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की गई थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। यह प्रकाश का या आकाश का देवता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? वो आपका मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए सही है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या कितना है? 18। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया है, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत पुराण से सबसे प्रमुख हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराण संभवतः 3री या 4थी सदी में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो वह आपका है योग वेद, ऑप्शन डी सही है। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद तथा शिल्पवेद। स्थापत्य वेद, जबकि योग वेद जो है उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद तथा शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद होता है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ये है आपके वर्षा का चक्रवात की, ऑप्शन सी सही है।
ऋग्वेद लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि तथा श्रुति पाठ करना एवं एक यज्ञ में बल या बलि चढ़ाना है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना भी की गई है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है जो आपका महाजनपद काल। यहाँ से क्वेश्चन देखो कम पूछता है महाजनपद काल से। तो इसमें जो आज पहला क्वेश्चन है, इसमें राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सा का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सा थे? तो वो थे आपके जीवक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सा जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अगला चैप्टर आता है जैन और बौद्ध धर्म। यहाँ से क्वेश्चन देखिए लगातार पूछ रहा है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा वीडियो में। ठीक है, 2023 पहला इसमें जो क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? वो है आपका अहिंसा। ऑप्शन बी सही है। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया है। अहिंसा परमो धर्म, मतलब जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब क्या होता है? जीव को चोट न पहुंचाना। सत्य का मतलब झूठ न बोलना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह का क्या मतलब है? तो संपत्ति का संचय न करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी। ऑप्शन डी सही है, लगभग सभी को पता होगा ये। गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। इसके या इनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। वो आपका था ऑप्शन बी, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी आधुनिक नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे तथा माता महामाया कोली गणराज्य की कन्या थी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? वो थे आपके राजगीर। ऑप्शन सी सही है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। यह संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कुंडल वन में हुई थी। इन 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन जो है निम्न स्वरूप है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभा कामी की अध्यक्षता में काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था वो आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? वो आपका है 16। ऑप्शन बी सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है।
यही उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद का उल्लेख हुआ है? तो जो उत्तर प्रदेश से लगभग 16 में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितने हुआ था, तो 8। ठीक है, टोटल 16। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वो कहां पर? कुशीनगर। ऑप्शन ए सही है। दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्री परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रोजेक्ट का पुनः संचालन जो वर्ष 2019 में शुरू कर दिया गया है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? वो थे आपको कुशीनगर। ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत है। घटना स्थल: जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल 563 ईसा पूर्व। गृह त्याग महाविनिष्क्रमण जो है 534 ईसा पूर्व। ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में है। मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? वो थे महाबोधि मंदिर समूह। ऑप्शन बी सही है। महाबोधि मंदिर बिहार की गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान में मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो कि पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोधगया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन या सूत्र धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था? तो वह सारनाथ में। ऑप्शन डी सही है। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो होते आपका कुशीनगर। ऑप्शन बी सही है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में चुंद लोहार के यहाँ शुक्र माधव भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं है? वो आपका उपासक पिटक, क्योंकि अभी धम्म पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक है। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटकों में किया है। इनका रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह आपका बौद्ध से। ऑप्शन बी सही है। त्रिपिटक पाली त्रिपिटक शताब्दिक अर्थ मतलब 3 पिटारी बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो वो थे बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष पीपल के नीचे कई वर्ष तक कठिन तपस्या तथा कठोर समाधान पर ज्ञान की प्राप्ति की गई थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध एक तथागत के रूप में जाना जाने लगा है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ केंद्र क्यों है? तो आपका है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी सही है। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में चक्र प्रवर्तक कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो थे आपका सारनाथ। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी तथा उन्होंने पहला धर्म उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला क्वेश्चन जो है आपका, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो है आपका ऑप्शन जो है डी सही है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट इसको आगे। मनुष्य जीवन का स्रोत ध्येय है कि कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है इसमें? वो आपका इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन सी सही है। इस चकबंदी लेखपाल ने पूछा था 2015 में। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और अस्थायी हो। विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुख अहंकार प्रबंध कर्म और संस्कार के लोप जाने से आत्मा के चित्र स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थंकर का अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो वो थे आपके महावीर स्वामी। ऑप्शन सी सही उसमें। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ महाव्रत सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा गया है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे आपका ऋषभ। ऑप्शन बी सही है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, 22वें अरिष्टनेमि, 23वें पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर थे। ऋग्वेद एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। जैन धर्म में 3 रत्न मतलब 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। ये क्यों? तो ऑप्शन है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन डी सही है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर जो है आपका मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य।
इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवाना देवानामपि प्रियदर्शी भी था? तो यह आपका बी, मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवानापी या प्रियदर्शी भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। वो थे आपको चरक, ऑप्शन सी सही है। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कृत्य, चरक संहिता औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। उल्लेखनीय है कि कनिष्क की राजसभा में नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मात्रचेट, संरक्षक आदि विद्वान निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। वो थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सही है। मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना कार्य श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नगर शासन के लिए सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा पुरमुख्य होता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो वो थे चौथी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस संगीति में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रामाणिक पाठ तैयार हुआ था। विवाहशास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन भी किया गया है। इसमें एक हीनयान होता है, एक महायान विभक्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन भारत की विवरण प्रणाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो वो थे आपका मेगास्थनीज, ऑप्शन ए सही है। इसमें विदेशी यात्री भारत की समय यात्रा रचनाएं, इसे मेगास्थनीज जो है आपका 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें रचनाएं कौन किए थे? इंडिका। फायान जो थे आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फो क्यू की आए थे, रचनाएं की थी। हेनसांग के समय सी यू की हर्षवर्धन के शासनकाल में। चरक संहिता संबंधित है वो आपका चिकित्सा, ऑप्शन बी सही है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी, तो वह थे आपके कृषि अर्थव्यवस्था पर। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, तो आपका 13वां। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो थे तोसाली, ऑप्शन बी सही है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है।
इसी युद्ध के बाद अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी नामक किसे दिया गया था? तो वो थे आपके अशोक। ऑप्शन बी सही है। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनागरी संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उडेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो थे सिंधु और झेलम नदी के। ऑप्शन ए सही है। तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान की रावलपीड़ी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा गया। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्व विख्यात रहा था। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो आपका डी 13वां ऑप्शन। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए, जिसका अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने युद्ध की नीति त्याग कर धर्म की नीति लागू कर दी। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, तो वह थे आपके सारनाथ। ऑप्शन डी सही है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इसे स्तंभ में 4 सिंह पीठ के सटाए बैठे हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया है इसको। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी सही है। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम जो विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इसमें विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की गई है, जो कि राजनीतिक, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र की प्रमाणिक पुस्तक है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, जबकि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला चैप्टर क्वेश्चन है आपका, अशोक के दौरान या अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपका सहबाजगढ़ी। ऑप्शन बी सही है। सहबाजगढ़ी एक गांव एवं ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मदीना जिले में स्थित है। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। सहबाजगढ़ी जो मानसेहरा अभिलेख मतलब खरुष्टी लिपि, तक्षशिला अभिलेख अरमाइक या अरमेइक लिपि, सरेकुना जो कंधार में अभिलेख है यूनानी और अरमेइक लिपि, और लघमान अभिलेख जो अरमेइक लिपि में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य का कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो है स्तंभ। ऑप्शन ए सही है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? वो आपके डी कामरूप। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिला के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि
अशोक का साम्राज्य कर्नाटक था, गुजरात था, विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन रहा है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति स्तूप किस काल से संबंधित है? तो है आपका मौर्य काल से। ऑप्शन डी सही है। बृहस्पति स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि। ऑप्शन सी सही है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म जो है गुणाढ़ या गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ कौन कौन? योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। अगला क्वेश्चन आपका है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करिए। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। तो थे शुंग राजवंश। ऑप्शन डी सही है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो थे पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन सी सही है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो थे चरक। ऑप्शन सी सही है। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वो थे आपके ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया में जाकर बस गए थे। ये सूची जाति के थे और कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जिसने भारत पर शासन किया और पेशावर और मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों अब यहीं पर हम वीडियो इतना पढ़ाएं। अब अगले जो वीडियो पढ़ाएंगे उसमें क्या है कि आपका गुप्त एवं गुप्ततर साम्राज्य रहेगा आपका। ठीक है, दूसरे वीडियो में। तो आज तक यहीं पर समाप्त कर रहे हैं ये वीडियो। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 26 और 27 जून को एग्जाम है। ज़्यादा दिन बचा नहीं, 1 महीना और है। आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए लिया के यूथ वाला जो बुक है आपका। ठीक है, थैंक्स।